चैप्टर के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो सके। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आगे आपको बहुत कुछ नया और कॉन्सेप्ट बेस सीखने को मिलेगा। तो आज हमारे साथ है नेहा। नेहा, आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। क्या आपने कभी दुनिया के नक्शे को देखकर ये सोचा है कि ये महाद्वीप और महासागर जो आज हम देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे? नमस्ते सर। हाँ, ये सवाल तो दिमाग में आता है। लगता तो यही है कि सब कुछ अपनी जगह पर स्थिर है, पर मैं इस बारे में और जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम इसे कहानी की तरह समझेंगे। सबसे पहले हम एक अधूरी पहेली से शुरू करेंगे कि ये महाद्वीपों के खिसकने का आइडिया आया कहां से। फिर हम एल्फ्रेड वेगनर के दिए सबूतों पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम गोता लगाएंगे समंदर के राज में, जो असल में इस पहेली का खोया हुआ टुकड़ा था। फिर इन सबको मिलाकर हम समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स की पूरी कहानी। और आखिर में हम देखेंगे अपने भारतीय प्लेट की अनोखी यात्रा। तो तैयार हैं इस सफर के लिए? जी सर, बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए फिर, हमारा पहला पड़ाव है एक अधूरी पहेली। और पहेली ये है कि क्या इतने बड़े बड़े महाद्वीप सच में अपनी जगह से हिल सकते हैं? ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? स्नेहा, आप जब भी वर्ल्ड मैप देखती हैं तो एक स्वाभाविक सी बात लगती है कि सब कुछ अपनी जगह पर फिक्स है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये महाद्वीप, ये कॉन्टिनेंट्स लगातार एक दूसरे से दूर या पास जा रहे हैं, बहुत ही धीमी गति से, तो आपको कैसा लगेगा? सर, सच कहूं तो यकीन करना मुश्किल है। मतलब पूरा का पूरा महाद्वीप हिल रहा है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन सर, अब जब मैं इस नक्शे को ध्यान से देख रही हूं, खास तौर पर अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ, तो ये जो दक्षिण अमेरिका का पूर्वी किनारा है और अफ्रीका का पश्चिमी किनारा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी जिग्सो पजल के दो टुकड़े हों जिन्हें किसी ने अलग कर दिया हो। क्या क्या ये बात मुझसे पहले भी किसी ने नोटिस की थी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और आप ये नोटिस करने वाली पहली इंसान नहीं हैं। ये आइडिया तो बहुत पुराना है। सदियों से लोग ये देख रहे थे। लेकिन 1912 में जर्मनी के एक मौसम विज्ञानी एल्फ्रेड वेगनर ने इस पर गंभीरता से काम किया और एक पूरा सिद्धांत पेश किया, जिसे हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। सर, वैगनर का आइडिया बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि आज हम जितने भी अलग अलग महाद्वीप देखते हैं, वो सब कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक विशाल अकेला भूखंड। इस सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने नाम दिया पेंजिया। पेंजिया का मतलब है सारी पृथ्वी। और इस अकेले महाद्वीप के चारों तरफ एक विशाल महासागर था, जिसे उन्होंने पेंथलोसा कहा, यानी सारा जल। वाह, मतलब एक ही जमीन का टुकड़ा और एक ही महासागर। कमाल है। हाँ, बिल्कुल। वेगनर ने कहा कि करीब 20 करोड़ साल पहले ये सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया टूटना शुरू हुआ। ये पहले दो बड़े भूखंडों में बटा। उत्तरी हिस्सा कहलाया लॉरेशिया और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड। और फिर आगे चलकर यही हिस्से और टूटते गए और आज के महाद्वीपों ने अपनी जगह ले ली। सर, ये आइडिया तो बहुत ही बड़ा है। मतलब पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन उस समय के वैज्ञानिकों ने इसे इतनी आसानी से तो नहीं मान लिया होगा, है ना? वेगनर ने अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए क्या सबूत दिए थे? बहुत ही वाजिब सवाल है। वैगनर ने सिर्फ एक आइडिया नहीं दिया, उन्होंने इसके पक्ष में कई मजबूत सबूत इकट्ठे किए। जैसे आपने खुद नोटिस किया, महाद्वीपों का जिक्सॉ फिट होना, महासागरों के पार एक ही उम्र की चट्टानों का मिलना, ग्लेशियर के निशान मिलना, सोने के भंडार, और तो और जीवाश्मों का वितरण। चलिए एक एक करके इन सबूतों को देखते हैं। देखिए, पहला सबूत तो वही है जो आपने देखा, जिग्सॉ फिट। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट कमाल का मेल खाते हैं। और ये सिर्फ आंखों का धोखा नहीं है। 1964 में बुलार्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने कंप्यूटर से इन तटों को मिलाया और पाया कि ये फिट तो लगभग परफेक्ट है। और बात सिर्फ किनारों की नहीं है। जब इन दोनों महाद्वीपों को जोड़ा जाता है तो ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका के तटों पर मिलने वाली 200 करोड़ साल पुरानी चट्टानों की एक बेल्ट एक सीध में आ जाती है। मतलब सिर्फ शेप ही नहीं, बल्कि उनकी जियोलॉजी, उनका भूविज्ञान भी मेल खाता है। बिल्कुल। अब दूसरे सबूत देखिए, ये और भी मजेदार हैं। टिलाइट वो चट्टानें होती हैं जो ग्लेशियर के पिघलने के बाद बचे मलबे से बनती हैं। ये चट्टानें भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसी गर्म जगहों पर मिलती हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब ये सब जगह कभी एक साथ दक्षिणी ध्रुव के पास रही हों। और सोने की कहानी सुनिए। अफ्रीका के घाना देश में बहुत सोना मिलता है, पर उसकी असली खाने यानी सोर्स रॉक्स ब्राजील में हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है जब तक ये दोनों जुड़े ना हों? ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। मतलब अपने भारत में ग्लेशियर के सबूत और सोना अपनी खान से हजारों किलोमीटर दूर समंदर पार, ये तो बिना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के मुमकिन ही नहीं लगता। और अब आते हैं सबसे मजबूत सबूतों में से एक पर, जीवाश्म। मेसोसारस नाम का एक छोटा सा रेंगने वाला जीव था। ये बेचारा सिर्फ उथले खारे पानी में रह सकता था, मतलब ये तैरकर 4800 किलोमीटर चौड़ा अटलांटिक महासागर तो पार नहीं कर सकता था, है ना? लेकिन इसके जीवाश्म सिर्फ 2 ही जगहों पर मिले हैं, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। अब आप ही बताइए, ये कैसे संभव है? इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि ये दोनों जमीनें कभी एक थीं। सर, ये सारे सबूत तो मतलब बहुत ही कन्विंसिंग है। जिग्स ऑफ फेट, चट्टाने, ग्लेशियर, सोना और ये जीवाश्म, ये सब मिलकर एक ही कहानी बता रहे हैं। लेकिन सर, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है। आखिर वो कौन सी ताकत थी, कौन सा फोर्स था जो इतने विशाल, इतने भारी महाद्वीपों को समुद्र के ऊपर तैरा सका? ये कोई कागज की नाव तो है नहीं। और नेहा, यही वो सवाल था जिसने वेगनर के सिद्धांत पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यही उनकी थ्योरी की सबसे कमजोर कड़ी थी। उन्होंने 2 बलों का सुझाव दिया था, एक तो पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाला बल और दूसरा सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल। लेकिन उस समय के ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि ये दोनों बल इतने विशाल महाद्वीपों को हिलाने के लिए नाकाफी हैं, बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। और इसी वजह से इतने सबूतों के बावजूद कई दशकों तक वेगनर की थ्योरी को पूरी तरह से अपनाया नहीं गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो फोर्स, वो ताकत आखिर है कौन सी? वैगनर की पहेली का ये खोया हुआ टुकड़ा, ये मिसिंग पीस दशकों तक एक राज बना रहा। और जानते हैं ये राज कहाँ छुपा हुआ था? एक ऐसी जगह जिसे तब तक किसी ने ठीक से देखा ही नहीं था, महासागरों की असीम गहराइयों में, समुद्र की तलहटी पर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद टेक्नोलॉजी बेहतर हुई और वैज्ञानिकों ने समुद्र के तल की मैपिंग शुरू की। और जो उन्होंने देखा उससे वो हैरान रह गए। पहली बात, समुद्र का तल सपाट मैदान नहीं है। वहां तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिन्हें मध्य महासागरीय गटक कहते हैं, और गहरी गहरी खाइयां भी हैं। और दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि समुद्र की तलहटी की चट्टानें महाद्वीपों की चट्टानों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा नहीं थी। सर, इन्हीं सब खोजों ने एक नए आइडिया को जन्म दिया। 1961 में हैरी हेस नाम के एक वैज्ञानिक ने सागरीय अधस्तल विस्तार या सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी दी। इस तस्वीर को देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाती है। हेस ने बताया कि जो मध्य महासागरीय कटक हैं, उनके ठीक बीच से लगातार गर्म मैग्मा बाहर निकल रहा है। ये मैग्मा ठंडा होकर नई समुद्री परत बनाता है, और ये नई परत पहले से मौजूद परत को दोनों तरफ धक्का देती है, उसे फैलाती है। ओ, एक मिनट, इसका मतलब कि समुद्र का फर्श खुद ही फैल रहा है। कटक पर नई जमीन बन रही है और वो पुरानी जमीन को अपने से दूर धकेल रही है। और अगर समुद्र का फर्श ही चल रहा है तो उसके ऊपर बैठे महाद्वीप तो उसके साथ साथ चलेंगे ही। तो सर, यही तो वो मिसिंग फोर्स थी। वैगनर को इसी की तो तलाश थी। सर, एकदम सही, आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। समुद्र का तल एक कन्वेयर बेल्ट है और महाद्वीप उस पर रखे सामान की तरह हैं, जो उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये प्रक्रिया संतुलित भी है, क्योंकि जहां कटक पर नई परत बन रही है, वहीं गहरी खाइयों में पुरानी परत वापस मेंटल में पिघलकर नष्ट हो रही है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। आपकी इसी समझ ने भूविज्ञान की पूरी तस्वीर बदल दी। 1967 में वैज्ञानिकों ने वैगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और हैरी हेस के सी फ्लोर स्प्रेडिंग के आइडिया को मिला दिया, और इससे बनी एक नई और पूरी थ्योरी जो हमें आज पूरी कहानी बताती है। और इसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। ये आज जियोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी मानी जाती है। इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी कठोर परत है, जिसे हम स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं, वो एक पूरा गोला नहीं है, बल्कि वो कई बड़े और छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है, जैसे अंडे का छिलका टूट जाता है। इन्हीं टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। आप इस नक्शे में इन मुख्य प्लेट्स को देख सकती हैं। और ये प्लेट्स नीचे की गर्म और पिघली हुई चट्टानों की परत, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, उसके ऊपर बहुत धीमी गति से तैर रही हैं। और जब ये प्लेट्स हिलती हैं तो इनके किनारों पर यानी बाउंड्री पर 3 तरह की घटनाएं होती हैं। पहली है अपसारी सीमा, जहां 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और बीच में नई जमीन बनती है। दूसरी है अभिसरण सीमा, जहां 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है।
और तीसरी है रूपांतरण सीमा, जहां दो प्लेटें अगल बगल में खिसकती हैं। दुनिया के ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी इन्हीं प्लेट बाउंड्रीज पर ही आते हैं। सर, ये तो अद्भुत हैं। अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। मुझे अब समझ आ रहा है कि भूकंप और ज्वालामुखी कुछ खास जगहों पर ही क्यों आते हैं। इस प्लेट वाले नक्शे में मैं भारतीय प्लेट भी देख पा रही हूँ। क्या हम अपनी प्लेट की कहानी जान सकते हैं? मतलब भारत आज जहां है वहां हमेशा से तो नहीं था। इसकी यात्रा कैसी रही? हाँ, और भारतीय प्लेट की कहानी तो सबसे शानदार कहानियों में से एक है। हमारा भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत कभी दक्षिणी ध्रुव के पास गोंडवाना लैंड नाम के सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। सोचिए, अंटार्कटिका के पास। फिर करोड़ों साल पहले ये गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ और इसने उत्तर की ओर एक बहुत लंबी यात्रा शुरू की और आखिर में ये आकर यूरेशियन प्लेट से टकराया। और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों प्लेटों के बीच का हिस्सा ऊपर उठने लगा और दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय का जन्म हुआ। ये तो अविश्वसनीय है, पर हमें ये कैसे पता चला कि भारत कभी दक्षिणी ध्रुव के पास था? इसका सुराग हमें नागपुर के पास मिलने वाली चट्टानों से मिला। जब चट्टानें बनती हैं तो उनमें मौजूद चुंबकीय खनिज उस समय के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से सेट हो जाते हैं। उन्हीं चट्टानों का अध्ययन करके हमें भारत की इस पूरी यात्रा का पता चला है। तो नेहा, आज हमने ये समझा कि हमारी पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है। ये एक जिंदा और बदलती हुई चीज है। भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को उत्तर की ओर धकेल रही है और इसी वजह से हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। तो मैं आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा, और ये सवाल सबके लिए है। जब प्लेटें आज भी चल रही हैं तो सोचिए, आज से 5 करोड़ साल बाद हमारी दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है सर, मैं इस पर जरूर सोचूंगी। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। आपका भी धन्यवाद नेहा।